इसमें मतलब 6 क्वेश्चन है और आप सब के सामने पहले मैं एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर हिंदी में, और आपको फिर उसका आंसर देना है। 1 वर्ड में ही आंसर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी विच इज मोर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू ऑथर विच वी डिस्कस इन लास्ट चैप्टर। क्वांटिटी और क्वालिटी में से क्या चीज इम्पोर्टेंट है जो ऑथर ने लास्ट टाइम बताया था? Quantity. Sister, quality is better. Quality is much better. We should focus on quality. हाँ जी, ऑथर ने वैसे लास्ट टाइम ये बताया था कि क्वांटिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वांटिटी मतलब आप बार बार उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे हमने एक ऑथर ने बताया था कि फोटोग्राफी के लिए 2 ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया गया था, ग्रुप ए और बी को। ए को कहा गया था कि आप फोटो खींचिए कितनी भी, और बी को कहा गया कि क्वालिटी फोटो खींच के लाओ। पर देखा ये गया कि ए ग्रुप ने अच्छा काम किया, क्योंकि उनको अनलिमिटेड फोटो खींचने का चांस मिला और इस दौरान उन्होंने अपने स्किल को होन कर लिया अच्छे से। तो ऑथर ने कहा था कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। और क्वालिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है, तो हमें इसके पीछे ज्यादा अननेसेसरी नहीं भागना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि बेस्ट इज एनिमी ऑफ गुड, इज इट ट्रू और फॉल्स? True. निखिल भाई आवाज, हाँ सभी लोग अपना माइक चेक कर लें, जब भी बोलें तो अच्छे से आवाज आए। हाँ जी, जैसे आपने सही बताया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि वोल्टेयर करके एक फिलोसफर है, उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम वही बेस्ट के चक्कर में गुड को भी कई बार पोस्टपोन करते रहते हैं, प्रोकास्टिनेशन में चले जाते हैं, इस चक्कर में कि हमें बेस्ट ही करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेस्ट करना है। तो ऐसा करने की बजाय हमें गुड से शुरुआत करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, हमने जैसे पिछली बार देखा था मोशन और एक्शन का कॉन्सेप्ट, तो आपको इन चारों में से आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज एक्शन है। ऑप्शन 1 है लिस्निंग, ऑप्शन बी है वॉचिंग। Sister, executing. Sister, executing is the answer. Executing. That's the answer. हाँ जी, राइट आंसर, एग्जीक्यूटिंग इज करेक्ट आंसर। मतलब हमने देखा था कि मोशन मतलब सिर्फ उस चीज के पैसिव काम करना, मतलब, और एक्शन मतलब उसको एक्चुअली परफॉर्म करना। ज्यादातर हम मोशन मोड में रहते हैं, मतलब प्लानिंग के स्टेज में, बट अच्छा क्या है एक्शन स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? ये पिक्चर, हाँ जी। तो व्हाट इज द की? आगे से हमें कभी भी हैबिट फॉर्म करनी हो तो इस पिक्चर को याद कर ले और फिर एकदम दिमाग में आए कि क्या है की हैबिट फॉर्मेशन की। Repetitions. हाँ जी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज रेपिटेशन। उसके बाद हमने ये ग्राफ देखा था जिसमें कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये दिखाया हुआ है कि जितना जितना हम रिपीट करते जाएंगे काम को, काम उतना ही ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो ऑथर ने कहा था कि 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं लोग। एक होता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिल्ड ए न्यू हैबिट, और दूसरा तरीका है हाउ मेनी रिपीटिशन आर रिक्वायर्ड टू मेक ए हैबिट ऑटोमेटिक। इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा एक्यूरेट है पूछना? तो ये क्वेश्चन जैसे दोबारा रिपीट करते हैं। ऑथर ने कहा था कि लोग गलत क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी भी आदत को बनाने में कितना टाइम लगेगा। सही तरीका यह है पूछना कि कितने रिपीटेशन करने पड़ेंगे उस आदत को ऑटोमेटिक बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि एबिलिटी टू परफॉर्म ए बिहेवियर विदाउट थिंकिंग अबाउट ईच स्टेप इज कॉल्ड। इस टर्म को क्या बोलेंगे? जब हम कोई भी काम बिना सोचे करते ही जाते हैं, हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, तो वो काम कैसा हो जाता है? Automatic. वो हैबिट हो जाता है। हाँ जी,
तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। जब हम बिना सोचे किसी काम को करें तो वो ऑटोमेटिसिटी हो जाता है, और हैबिट बनाने के लिए उसको ऑटोमेटिक करना जरूरी है। और ऑटोमेटिक कब होएगा? जब ज्यादा से ज्यादा रिपीटिशन होंगे उसमें। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि कोई भी आदत को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस हम कब करेंगे? जब वो काम करना हमें आसान लगेगा, क्योंकि अगर मुश्किल लगेगा तो मन उस काम से भागने की सोचेगा। तो थर्ड लॉ यही कहता है, काम को इतना आसान बनाओ कि आपको प्रैक्टिस में भी मजा आए। तो जो अगला चैप्टर आज हम करेंगे वो मेनली इसी बात पे फोकस करेगा कि काम को आसान कैसे बनाए कि हम प्रैक्टिस कर पाए और वो आदत हमारी बन पाए। तो उसके लिए जैसा कि ये डायग्राम भी है, इससे हम एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि हमने अब तक कितना कवर किया है। वैसे आप सब बता सकते हैं कि अभी हम कौन सा लॉ कर रहे हैं? रिवॉर्ड। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लॉ में से फोर्थ पे तो अभी हम नहीं आए हैं। चीट शीट। हाँ जी, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है वो सब फोकस करें इस बात पे। वी आर डूइंग थर्ड लॉ, मेक इट इजी, एंड वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 12, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। तो इस पिक्चर में आपको एक बार देख लें, क्लैरिटी आ जाएगी। क्यू में हमने देखा था कि उसको ऑब्वियस कैसे बनाना है न्यू हैबिट्स को, और बैड हैबिट के लिए क्या सीखा था हमने कि उनको इनविजिबल बनाना है। ऐसे ही हमने सेकंड लॉ जब किया था क्रेविंग वाला, उसमें अच्छी आदतों को अट्रैक्टिव बनाना था और बैड हैबिट को अनअट्रैक्टिव बनाना था। ऐसे ही आज हम जो थर्ड लॉ करेंगे रिस्पॉन्स, तो उसमें हम अच्छी आदतों को इजी बना रहे हैं और बुरी आदतों को डिफिकल्ट बनाएंगे ताकि वो हम करें ना प्रैक्टिस में। तो आज के एजेंडा से शुरुआत करते हैं। आज मेनली हमारे एजेंडा में 4 पॉइंट्स रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो ऐसे काम को करता है जिसमें कम से कम मेहनत हो। और फिर ऑथर बताते हैं कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कम से कम मेहनत में अचीव कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। फिर एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ऑथर बताते हैं, ये बड़ा यूनिक सा लगा हमें, एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी। और फिर फोर्थ पॉइंट में ऑथर हमें बताते हैं कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्राइम करें अपने फ्यूचर एक्शन के लिए। तो शुरुआत करते हैं। जैसा यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है चैप्टर 12 के, द लॉ ऑफ लिस्ट एफर्ट। लॉ ऑफ लिस्ट एफर्ट, कम से कम मेहनत का लॉ ऑथर आज हमें सिखा रहे हैं। तो ऑथर कहते हैं काम को इतना आसान बना दो कि आप उसको ना ना कह पाओ, सो इजी दैट यू कैन नॉट से नो। हम मतलब काम आए हमारे सामने, हम ये सोचे कि छोटा सा ही तो है, कर लेते हैं, मतलब ये ना आए कि बोझ है या बड़ा काम है फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो इस डायग्राम में काफी अच्छे से शो किया हुआ है कि जो बी टास्क है वो इजी है, तो वो कंसिस्टेंटली हो पा रहा है, लेकिन ए टास्क थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इस वजह से उसमें मोटिवेशन का ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है और उसके होने के चांसेस भी कम हो रहे हैं। उसके बाद ऑथर शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कम से कम मेहनत चाहते हैं करना। हमें लगता है कि एनर्जी प्रीशियस है और हमारा ब्रेन उसी तरह से चलता है कि किसी ना किसी तरह उसको बचा लिया जाए। अगर आपके सामने 2 ऑप्शन हो, एक में ज्यादा मेहनत हो और एक में कम मेहनत हो, तो आप कौन सा चूज करोगे? आप सबसे पूछ रहे हैं कि अगर एक काम में ज्यादा मेहनत है और दूसरे में कम, तो आप कौन सा चूज करोगे? कम मेहनत वाला। कम मेहनत। हाँ जी, तो अगर 2 सिमिलर ऑप्शंस में एक में कम एक में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड नेचुरली किस तरफ ग्रेविटेट करेगा? जिसमें कम मेहनत है। तो इसको ऑथर एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाते हैं। आप इसमें नीचे वाले ग्राफिक से इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारा ग्लोब वर्ल्ड मैप होता है, ये आपने देखा होगा कि इसमें कैसे है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप का इस तरह से मैप है। जो नॉर्थ अमेरिका का एक्सटेंट है वो नॉर्थ टू साउथ ज्यादा है, और जो यूरोप का एक्सटेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट ज्यादा है। तो इसलिए क्या हुआ कि वहां के फार्मर्स ने
क्योंकि होता क्या है कि जब एक ही लैटिट्यूड पे वो रीजन लाई करता है तो वहां पे एक ही जैसा क्लाइमेट होता है और इसलिए एक ही तरह की क्रॉप उगाना इजी हो जाता है। तो ये देखने में आया कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो यूरोप में ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि उनका नॉर्थ जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो लंबा है, मतलब ईस्ट से वेस्ट में देखा जाए तो वो लंबा है, इसलिए उनकी जो जलवायु है वो पूरे साल में एक जैसी रहती है, तो उन्हें एक ही तरह की फसल उगाने में आसानी होती है। जबकि नॉर्थ अमेरिका वालों को दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनका एक्सटेंट नॉर्थ साउथ में ज्यादा है, इसलिए उनकी जलवायु थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे परिवर्तित होती जाती और फिर वो एक तरह की क्रॉप को नहीं उगा पाए। तो ये देखा गया क्योंकि यूरोप वालों का काम आसान है तो वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छे से फला फूला। तो ये इस केस स्टडी से ऑथर बताते हैं कि हमारा माइंड इजी काम को अच्छे से करता है जिस काम में कम एनर्जी चाहिए। और फिर ऑथर बताते हैं कि एक हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जब भी हम हैबिट बनाना शुरुआत करते हैं तो पहले ही दिन ये सोच लेते हैं कि अगर एक्सरसाइज करनी है तो फर्स्ट डे हम 100 पुशअप्स करेंगे। तो ये आम टेंडेंसी है, जैसा हमने डिस्कस भी किया था, इसे सुपरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें मतलब हम शुरुआत में बड़ा टास्क ले लेते हैं और एक दो दिन तो करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें एनर्जी कम होने लग जाता है क्योंकि उसको सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए। इसकी बजाय अगर हमने ये किया होता कि 5 पुशअप पर डे तो उसमें कम एनर्जी लगती और फिर उस हैबिट को हम ज्यादा दिन तक चला पाते। उसके बाद रियल लाइफ में भी हम इसको देख सकते हैं। आप सबने देखा होगा कि जिन कामों में आपको कम समय लगता है या जो काम आसानी से हो जाते हैं वो हमारी आदत खुद ब खुद बन जाती है, जैसे कि नॉर्मली फोन चेक करना या ईमेल चेक करना। तो इसमें आपकी एनर्जी कम लग रही है तो माइंड को ये काम इजी लगता है, तो इसके लिए कोई मोटिवेशन ज्यादा चाहिए नहीं, तो ये काम कन्वीनियंटली हो जाता है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल होते बताते कि कैसे जिनमें कम एनर्जी चाहिए माइंड भी उन काम को करके खुश होता है। फिर ऑथर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि जैसे हैबिट को ऑथर कहते हैं कि हैबिट एक तरह से ऑब्स्टेकल है बिटवीन व्हाट यू रियली वांट। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि शांत रहें, तो शांत रहने के लिए हम मेडिटेशन की आदत बनाना चाहते हैं या फिर थिंक क्लियरली हम करें, जो भी सोचे वो क्लियरली सोचे, उसके लिए हम जर्नलिंग की आदत बनाना चाहते हैं। तो एक्चुअली में जो हम चाहते हैं उसके बीच में एक तरह से फिर ये आदतें ऑब्स्टेकल बन जाती हैं, क्योंकि हमें वो आदत नहीं चाहिए, हमें तो उसका आउटकम चाहिए। हमें मेडिटेशन एक्चुअली में नहीं चाहिए, हमें तो उसका आउटकम मतलब कामनेस चाहिए, ऐसा ऑथर बताते हैं। और अगर उस ऑब्स्टेकल को या हैबिट को ही हम डिफिकल्ट बना देंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा बिटवीन व्हाट वी रियली वांट एंड व्हाट इज आवर प्रेजेंट स्टेट। तो इसलिए ऑथर कहते हैं हमें काम को आसान से आसान बनाना चाहिए ताकि टफ से टफ दिन भी, किसी दिन बहुत ज्यादा हम बिजी हो तो उस दिन भी उस काम को हम इजीली कर पाए, उस काम को करने में चैलेंज हमारे सामने ना आए। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन द टफ डे इट इज क्रूशियल टू हैव एज मैनी थिंग्स वर्किंग इन योर फेवर एज पॉसिबल सो दैट यू कैन ओवरकम द चैलेंजेस लाइफ नेचुरली थ्रो योर वे। क्योंकि कई बार जब चैलेंजेस आते हैं तो हमारा जो इंस्टिंक्ट पैटर्न रहता है वो वही रहता है जो हमने प्रैक्टिस किया हुआ होता है। तो टफ डे में भी हम उस काम को कर पाएंगे जब वो काम इजी हमने बना दिया होगा। फिर ऑथर कहते हैं कि अगर कम फ्रिक्शन होगी तो वो काम इजीली आ पाएगा। इसके लिए ऑथर एक फिर जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि हमने अब तक जो भी ऑथर की बात सुनी तो इससे ये हो सकता है हमें ये लग रहा हो कि ऑथर एक तरह से कह रहे हैं कि इजी इजी टास्क ही करने हैं, मुश्किल नहीं करने हैं, बट ऐसा नहीं है। Idea behind make it easy is not to only do easy things, बल्कि ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं, make it as easy as possible in the moment to do things that pay off in long run, यानी उसका फायदा हम लंबे काल तक ले पाए, उसको इतना आसान बना देना। तो इजी वर्ड को हम पकड़ ले, जब भी आदत बनाए तो शुरुआत में ये स्टेप जरूर, ये बात जरूर याद रखें कि वो आदत इजी हो, क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली उस चीज की तरफ ग्रेविटेट करता है जिसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वैसे माइंड समझता है कि एनर्जी प्रीशियस है और इसलिए उसे बचाने की कोशिश करता है। फिर एक बहुत अच्छी एनालॉजी से ऑथर हमें बताते हैं
कि कैसे हम ज्यादा कम एफर्ट्स में अचीव कर सकते हैं। तो आप सबको पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? पानी का प्रेशर बढ़ा है, वो नोजल का जो डायमीटर है वो कम कर दिया है अंगूठे से। हाँ जी, तो इसको ऑथर गार्डन होज एनालॉजी से समझाते हैं। हम सब ने भी देखा होगा, जब भी हम अपने गार्डन में प्लांट्स को वाटर करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो जो होज होती है या पाइप होती है वो कहीं से बेंट हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, पानी आ नहीं रहा होता है। तो इसी तरह जब हम अपने आप को हार्ड हैबिट्स देके मोटिवेट कर रहे होते हैं तो ये भी ऐसा ही है जैसे कि बेंट हुई पाइप से पानी निकलवाने की कोशिश करना। तो यू कैन डू इट बट इट रिक्वायर इट लॉट ऑफ एफर्ट। हम कर तो सकते हैं, पानी उस दौरान भी आएगा, आदत जो हमने बनाई शायद हम करते रहे बट बहुत एफर्ट लगेंगे और इससे लाइफ में और टेंशन बढ़ जाएंगी। तो सोल्यूशन क्या है कि मेक योर हैबिट सिंपल एंड इजी, लाइक रिमूविंग द बेंड इन द होज, यानी जो भी उसका डिफिकल्ट पार्ट है, जो फ्रिक्शन है, जैसे जो भी पाइप में बेंड था उसको रिमूव कर दिया तो पानी आसानी से आएगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है केयरफुली कि जो आदत मैं बनाना चाह रहा हूँ उसमें क्या ऑब्स्टेकल आ रही है, क्या उस बैंड की तरह है जो पानी को अच्छे से बहने नहीं दे रहा, और फिर उस ऑब्स्टेकल को रिमूव करना है। तो मोस्ट इफेक्टिव वे, जैसा हमने चैप्टर 6 में भी सीखा था, कि अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो कि जो भी क्यू हम बना रहे हैं वो और ऑब्वियस हो जाए। तो इसके लिए एनवायरनमेंट डिजाइनिंग की बात को ऑथर और एक एग्जांपल से समझाते हैं कि हम काम को कैसे आसान बना सकते हैं। जैसे कि आपको आदत बनानी है कि रोज, मतलब जो भी आदत हम बनाए शुरुआत में हम ऐसा करें कि जो हमारा एग्जिस्टिंग पैटर्न है वो उसमें फिट हो जाए। जैसा हमने उसमें भी सीखा था कि हम दो हैबिट्स के बीच में एक को फिट कर रहे थे, तो यहाँ भी ऑथर ऐसा कहते हैं कि जैसे आपको ऑफिस में जाना है और आपको एक्सरसाइजिंग की भी आदत बनानी है साथ साथ, तो आप जिम ऐसा करो, जिम ज्वाइन जहाँ जो आपके ऑफिस के रास्ते में ही आता हो, ताकि आपको उसके लिए अलग से एफर्ट्स ना लगाने पड़े। तो शुरुआत में नई आदत को ऑलरेडी फॉलो होने वाले पाथ में फिट करो, ऐसा ऑथर कहते हैं। और फिर जो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ऑथर बताते हैं आज, एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन। नाम से ही हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि कुछ ऐड हो रहा है और कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें ऑथर एक केस स्टडी से बताते हैं, जापानीज टीवी मैन्युफैक्चरिंग केस स्टडी। तो जापानीज टेक्निक वैसे बहुत अच्छी होती है, हमने पॉइंटिंग एंड कॉलिंग की भी टेक्निक समझी थी। तो जापानीज कंपनी क्या करती है कि वो हर पॉइंट को केयरफुली ऑब्जर्व करती है कि कहाँ कहाँ फ्रिक्शन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और उसे एलिमिनेट करती है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जो भी वेस्ट एफर्ट हो रहे थे उनको एलिमिनेट किया, उनको सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या ऐड हो गया, उनके कस्टमर और रेवेन्यू ऐड हो गया, यानी कि जो वो चाह रहे थे वो चीज ऐड हो रही है और जो वेस्ट चीज थी वो उन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दी। तो सिमिलरली हमें भी क्या करना है, जो भी फ्रिक्शंस हैं जो हमारे टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं उन वेस्ट चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर जो हम चाहते हैं वो ऐड नेचुरली होता जाएगा, ऐसा ऑथर कहते हैं, और वो भी कम एफर्ट्स में। फिर ऑथर बताते हैं कि जो भी हम आदत बनाना चाह रहे हैं उन आदतों में हमें दो ही चीजों का जो उत्तर है वो ढूंढना है कि कैसे गुड बिहेवियर में फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए और बैड बिहेवियर में फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाए। तो हमें ये बात समझ आ गई और हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हम कर भी पाएंगे कि जो भी हम बुरी आदत छोड़ना चाह रहे हैं उसके बीच में कई सारे ऑब्स्टेकल लगा दें कि वो फर्स्ट स्टेप में ही हम उसको ना कर पाए, और जो अच्छी आदत बनाना चाह रहे हैं उसके बीच से फ्रिक्शन हटा दें। और फिर आज का लास्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट को प्राइम करना है फ्यूचर एक्शंस के लिए, यानी एक साधारण शब्द में बोलें कैसे माहौल बनाना है। कोई भी काम को हम करते हैं तो उसके लिए उस मोड में जाना जरूरी होता है, तो ऐसे ही हम अपनी हैबिट को बनाने के लिए उसी अनुकूल माहौल बनाएं। तो इसमें ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं आईटी डेवलपर ओसवाल्ड का,
तो उन्होंने प्राइमिंग द एनवायरनमेंट, इस वर्ड को अच्छे से समझे, प्राइमिंग द एनवायरनमेंट, इसकी हैबिट को बहुत अच्छे से समझ लिया था ओसवाल्ड ने। वो क्या करते थे कि उन्होंने, उनकी एक स्ट्रेटेजी थी रीसेटिंग द रूम। जैसे जैसे ही उन्होंने टीवी वॉच करना फिनिश किया, उसके बाद वो टीवी का जो रिमोट था उसे स्टैंड पे रख देते, पिल्लोज काउच अरेंज कर देते, ब्लैंकेट फोल्ड कर देते। ऐसे वो जब कार लीव करते, मतलब कार से उतरते, जो भी उसमें ट्रैश होता था उसको थ्रो अवे कर देते। ऐसे ही जब भी वॉश मतलब वो अपना शावर लेके आते तो वॉशरूम को अच्छे से वाइप कर देते। तो इस तरह ऑथर हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि पर्पस ऑफ रीसेटिंग जो था, मतलब ये सिर्फ ये नहीं था कि उस रूम को क्लीन कर देना, बल्कि उस रूम को अगले काम के लिए तैयार करना, ये ज्यादा जरूरी है। कई बार हम उस काम को करते वक्त इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ये याद नहीं रहता कि वहीं से हमें अगला काम भी करना है, और अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो नेक्स्ट काम होने में दिक्कत होगी। तो रीसेटिंग करने का एक ही पर्पस था इसमें, एक तो क्लीन करना रूम को, और दूसरा उसे नेक्स्ट एक्शन के लिए तैयार करना। फिर ऑथर बताते हैं कि कई तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को प्राइम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ड्राइंग ज्यादा करनी है तो हमने देखा भी था मेक इट ऑब्वियस में कि जो भी पेंसिल्स है, नोटबुक्स है, उनको इजी रीच पे रखो। हमने ऑब्वियस में ये तो सीखा था कि हमें सामने रखना है अपने, बट उसको और इजी बनाओ कि वो काम करना इजी हो जाए हमारे लिए। ऐसे एक्सरसाइज के लिए हमें सारी चीजें रेडी भी रखनी होगी तैयार, ताकि हम जब भी एक्सरसाइज करने की जाने की सोचें तो हमारे मन में ये ना आए कि अभी इसे भी रेडी करना होगा, या ये वाले शूज तो मेरे रेडी हैं। तो हर चीज को, एनवायरनमेंट को पहले से टाइम कर ले हम, तो काम हमें आसान लगेगा। ऐसे ही अगर हमें एक पर्टिकुलर डाइट चार्ट फॉलो करना है तो हम उसी हिसाब से अपने जो भी सामान है उसको पहले से ही रेडी रखें। अगर वो सामान ही नहीं होगा हमारे पास तो वो आदत जो हम बनाना चाह रहे हैं वो हमें ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेगी। So priming the environment is one of the approach to make habit easy. तो इसमें फिर ऑथर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि इस बुक से हम बेसिकली क्या सीख रहे हैं, बिहेवियर चेंज। तो चाहे हम एज ए इंडिविजुअल, एज ए पेरेंट, या एज ए कोच और एज ए लीडर हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो हमें एक चीज पे, एक बात पे हमेशा ध्यान देना है। एक क्वेश्चन जो हम लिख ले भले कि हाउ कैन वी डिजाइन ए वर्ल्ड where it is easy to do what is right। हमें इस उत्तर का, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है कि कैसे हम अपने आसपास के वर्ल्ड को ऐसा डिजाइन कर ले कि हमें जो भी करना हम चाह रहे हैं वो आसान लगे। तो रीडिजाइन योर लाइफ so the action that matter most are also the action that are easiest to do। तो हमने जैसा लास्ट टाइम भी देखा था कि आई एम डिजाइनर ऑफ माई लाइफ, ये अफर्मेशन हमने लिया था कि हम लाइफ को इस तरह रीडिजाइन कर लें कि जो एक्शन बहुत जरूरी है वो एक्शन बहुत इजी भी हो और वो हो जाए, और हम जो चाहते थे वो संभव हो जाएगा फिर। थैंक यू। वंडरफुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आचल जी आपने, थैंक्स। तो सभी इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सभी को सुन के ऐसे याद तो आ रहा होगा, हाँ हाँ ऐसा तो हम करते हैं, ऐसा तो हमने कभी कभी किया है, लेकिन उतना कॉन्शियसली शायद नहीं किया है कभी, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम ज़्यादा कॉन्शियसली कर सकते हैं। सो यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन दिस चैप्टर राइट नाउ एवरीवन। अंकिता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आपने बुक पहले भी पढ़ी है। अभी आई एम जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग द बुक। आई थिंक आपका जो ये डिस्कशन है वो मेरी रीडिंग चैप्टर से थोड़ा आगे है। बट यस, एनवायरनमेंट का जो प्रोसेस है इस पूरे बुक के अंदर, आई थिंक दैट इज वन दैट रियली ट्रिगर्ड मी, and like I shared with you, I have started to incorporate that into making habit changes, and with one habit that really works so well that I'm now thinking कि बाकी के साथ भी कैसे applicate किया जाए। Right. Yeah. So who are other first timers today? Om Shanti. Yeah.
Om Shanti. Om Shanti, brother. Sonia. Yeah. Om Shanti. Where Brother, are you अभी from? just जी बताएं आप कुछ कहना Where are you from? दिल्ली, Okay. इंडिया, दिल्ली। Yeah. ब्रदर अभी एक्चुअली 15 to 20 मिनट्स पहले ही मुझे इस जूम का लिंक मिला, रेफरेंस मिला, एंड मैं सुन रही थी एंड बहुत ही अच्छा लगा। रादर आई वाज थिंकिंग कि कुछ मिस हो गया है, मैं उसको कैसे ले पाऊंगी, बिकॉज रूटीन लाइफ में हम देखते हैं लाइक हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सच में स्ट्रगल करते हैं। अभी जैसे सिस्टर ने शेयर किया, आई डोंट नो ये बुक क्या है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से नहीं ज्वाइन किया, तो अभी सिस्टर जो कुछ बोल रही थी कि ये बुक पढ़ी है, तो आई बी रियली obliged if I get to know this book. So if I get this book, I'll read about, and next time I'll be very comfortable before joining, that I'll be aware of the contents what are going to be discussed here. तो मुझे थोड़ा सा गाइड भी करें। Yes, I have got your number. Thank you so much, brother. I would really like to join this again and would be benefited out of this. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Yes, who else? So we have less time, so we are moving ahead. Yes. Any other first timers today? Sonia, other Sonia, you can speak in Hindi also. Most welcome. एक सोनिया ने बोला, दूसरे भी बोल सकते हैं। You can try to speak in Hindi also. हाँ जी, ओम शांति। जी भाई, हमने भी फर्स्ट टाइम भी ज्वाइन किया, बस वही सोनिया सिस्टर और हमने जैसे दोनों ने अभी ज्वाइन किया, तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि हम अपने माइंड को कैसे सेटअप करें या कैसे हम अपने थॉट्स को चेंज करें। बस वही दीदी वाला सेम क्वेश्चन कि शुरू से सुनने को मिलता तो थोड़ा और अच्छे से चेंज कर सकते थे। So we have the recordings of all the previous chapters and we will share with you. अभी हमें अंशु दीदी ने अभी जैसे आज ही बताया ना जी, तो ब्रदर इनको आप ना इनको ऐड कर लेंगे ग्रुप में हम लोग, हाँ जी, अपने रीडिंग चैलेंज क्लब में। विल इन्वॉल्व बोथ ऑफ देम। या श्योर। ओके, बाकी कोई और शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस? वी हैव 9-10 मिनट्स मोर। ब्रदर मेरा एक क्वेश्चन है, जब मैंने ज्वाइन किया तो इमीडिएटली उसके बाद एक होस पाइप का जो एग्जांपल दिया जा रहा था वाटरिंग प्लांट्स को, वो मुझे ना एग्जैक्टली एकदम से इतना जल्दी हुआ कि मुझे समझ नहीं आया वो बात क्या समझाना चाह रही थी। प्लीज मुझे थोड़ा सा शेयर करेंगे? हाँ जी, आंचल जी एक बार फिर से बता दीजिए। तो गार्डन होज की एनालॉजी से ऑथर हमें समझाना चाह रहे थे कि जैसे हमने जब भी पौधों को पानी देते हैं गार्डन में, तो हमने देखा होगा कि जब भी बेंट होता है पाइप में तो पानी अच्छे से नहीं निकलता। तो बेंट क्या है? ऑब्स्टेकल है। ऐसे ही हम जो आदत बनाना चाह रहे हैं, अगर उसके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा बेंट की तरह, तो हम वो आदत नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हें हटाना होगा, ताकि जो भी हम आदत बनाना चाह रहे हैं वो कम एफर्ट्स में हो जाए। क्योंकि अगर ऑब्स्टेकल्स होंगे, जैसे पाइप में बेंट होगा, तो पानी आएगा तो बट मेहनत से आएगा, तो मेहनत ना लगे, इसलिए ऑब्स्टेकल हटा दिए जाए ताकि काम कम एफर्ट्स में हो जाए। ओके, थैंक यू, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू सो मच। जैसे कई बार होता है ना, पेरेंट्स या टीचर्स होते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो ये देख नहीं पाते कि बच्चे के पढ़ने के प्रोसेस में कितने सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। फ्रिक्शन पॉइंट्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छा पेरेंट, अच्छी पेरेंटिंग या अच्छा ट्यूटर, अच्छा टीचर वो है जो इन फ्रिक्शंस को हटाता जाए धीरे धीरे। और आजकल का जो डिजिटल एजुकेशन आ रही है, ऐप बेस्ड या एनिमेशन बेस्ड, उसमें ऐसा काफ़ी कुछ किया गया है, इसलिए बच्चों को थोड़ा ईजी लगता है। तो वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, वो लाइफ में हर जगह हमें अप्लाई करना है धीरे धीरे। तो ये ऑथर का पर्पस है कि एक ऐसी दुनिया हम बनाएं जहाँ जो अच्छा काम है वो करना आसान हो और बुरा काम करना मुश्किल हो। ट्रू ट्रू ट्रू, once we understand it, we can implement in our life, और हमारे आसपास जो भी साथ में हमारे काम करते हैं उन सबकी लाइफ में। True. Yeah, brother, I would like to add for newcomers. In this book, the author says, if you try to bring a little new change daily, so in the whole year,
the result will be 99.9%. You'll be benefited. That habit will be inculcated in you. But if you do one thing daily, bad, deteriorate, after the whole year, you will be all finished. I mean, it will be very, very bad performance. So Rahul brother, it's his club. We read books here. So first we read a beautiful book last month, and this book's name is Atomic Habits. And Achalji, she presents it so beautifully. So you all have patience. You will be getting the books and the audio links also, and gradually you will come to know. So all the best, newcomers, and thanks Achalji again. It was wonderful presentation. Thoroughly loved it. Thank you. राइट, थैंक यू। जैसे हम ये भी समझ सकते हैं कि आप देखो कि ऑनलाइन शॉपिंग करना सबको इजी लगता है, तो ये पैराडॉक्स है, ये आयरनी ऑफ लाइफ है कि जो चीज़ हमें कम करनी चाहिए वो आसान होती जा रही है। मार्केटिंग फोर्सेस ऐसे ही काम कर रहे हैं, मार्केट फोर्सेस, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी है, तो लाइफ ऐसी है। तो लेकिन होना ये चाहिए कि जो करना है हमें वो काम आसान होना चाहिए, तो ये हमें समझना है। हाँ जी, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो हमें काम आसान करना है ना, वो हमारे फ्रंट में होना चाहिए। जैसे आपने कहा ना, जैसे ड्राइंग करना है तो हमारे कलर्स हमारे सामने होने चाहिए, या जैसे हमने डाइट फॉलो करनी है, उन्हें बताया कि हमारे पास वो चीज़ पहले अवेलेबल हो ना, तो हम उसे इजीली फॉलो भी कर सकेंगे, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ को पकड़ता है कि हाँ ये इजी है। नहीं तो होगा क्या, छोटी सी चीज हो सामने ना हो तो वो टफ लगती है। मुझे ये पॉइंट भी अच्छा लगा। बहुत सुंदर सिस्टर सोनिया आपने पकड़ा, इसको हम क्यों बोलते हैं। तो क्यों यहाँ पे हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने शुरू में चैप्टर्स पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग से आंचल जी और हम सब ने पार्टिसिपेट किया था। जितना हम क्यूज को प्रेजेंटेबल बनाते हैं उतना हम इन्वॉल्व होते हैं, और हैबिट्स को हमारी अच्छे रिजल्ट भी लाती है। सो विल गिव यू द शेयरिंग्स। बहुत अच्छा आपने पकड़ा इसको, वेरी नाइस। अंचल जी, आप क्या कहना चाहोगे उन पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने अभी पहले के कुछ चैप्टर्स मिस किया? उनके लिए हम एक छोटा रिवीजन सेशन भी रख सकते हैं सैटरडे को, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हुए वो रिवाइज हो जाए। हाँ, ये भी और अगर रिकमेंड, टाइम राइट, परमिट करे तो वो फास्ट स्पीड से वीडियोस देख सकते हैं। हाँ, तो अगर वो पास्ट वीडियोस देखेंगे, प्रीवियस वीडियोस, तो बहुत इजी रहेगा उनके लिए। और इसके अलावा आज के शेयरिंग से असाइनमेंट लेना बहुत जरूरी है। जो भी हम हैबिट अभी तक बना रहे हैं उनको हम कैसे इजी करेंगे वो हमें देखना है, और इसको अच्छे से फ्रेम करके हम ग्रुप में भी शेयर करेंगे। Okay, meanwhile, Ankita ji, would you like to introduce yourself? Sure. So I have professionally, I have been working as a learning and development manager. That was until this year, and इसी साल में I decided to take a step back from the job that I was working into. I was working with healthcare as the L&D manager, because I had inclination towards healing, deep soul healing, or whether it is at a physical, emotional, spiritual level that we talk about. So from there, I started to work on this specific aspect. So currently, I'm undergoing energy healing courses, and also not just one or two of them with quite similar modalities, but then having both different benefits altogether, so that I can actually establish my purpose venture. And talking about other inclinations, spiritually, I have been associated with Brahma Kumaris for about 14 years. So you can say that all of this thing grew from there only. And I would say that I'm really glad to be a part of this group, wherein we are actually focusing on personal progress, individual progress. And like Sister Anshu mentioned, it is written in the book, 1% of progress every single day is going to take you to 37% progress throughout the year. So it's quite an interesting journey, I would say. So I'm glad that I have been associated with the group, people will taking responsibility for their own individual progress. Thank you. Right, welcome once again. Yeah. Okay, Sonia ji, you would like to introduce yourself? Both Sonia Ben. कुछ बताएं अपने बारे में आप लोग, और कुछ something else?
Okay. ब्रदर एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली, जैसे कि मैंने बताया मैं एमएनसी के साथ काम करती थी। 22 years आई वर्क विद एमएनसी। जो लोग एक्चुअली ये एक ऐसी कंपनी थी जो मोनोपोली है जिनकी सेंट्रीफ्यूगल में, जिसमें कि सेपरेशन टेक्नोलॉजी पे काम किया जाता था, एंड जापानीज कंपनी थी ये। तो उसमें मुझे एज एन अकाउंट असिस्टेंट की तरह जॉब मिली, एंड बाद में काफी अच्छा रहा मेरा उसके साथ टेन्योर, एंड बहुत एंजॉय किया। पर कुछ फैमिली ऑब्लिगेशन की वजह से मुझे वहां से क्विट करना पड़ा। एंड अभी मैं 3 years से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी हूँ। एंड मेरे लिए मुझे इसमें बोलने में बहुत फक्र महसूस होता है कि वो टाइम मेरे लिए ऐसा टाइम था जब मैंने जॉब क्विट किया। तो मेरे लिए मेरी अपनी मेंटल स्टेट को संभाल के रखना बहुत जरूरी था। सब समझ सकते हैं कि 22 years की जॉब के बाद अगर आपको किसी कारण से क्विट करना पड़े तो आप उसको इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं अपने फैमिली एटमॉस्फेयर को, बिकॉज आपको हैबिट नहीं होती है। तो मेरे लिए वो आया मूवमेंट, पर मुझे परमात्मा ने चुना, एंड मुझे ऐसा चुना कि बस बना ही लिया अपना। उसके बाद मुड़ के देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। एंड निमित्त भी बनाया, एंड जिस थोड़े से मोमेंट से मैं गुजरी, थोड़े से पीरियड के लिए मैं गुजरी 6 months के लिए, जो मेरे लिए एक थोड़ा सा डाउन फीलिंग हो रहा था, उस डाउन फीलिंग ने मुझे इतना खड़ा किया कि अब बाबा मुझे ऐसा वो विश्व कल्याणकारी का जो मास्टर वाला देता है ना, कि आप मेरे मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चे हो, वो मेरे खून में बहती है वो बात। एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बाबा संकल्पों की बात करता है। तो अभी 4-5 days पहले ही मुझे संकल्प आ रहा था कि मैं सचिन भाई की क्लास सुनती हूँ, मैं बहुत प्रेरित हूँ उनसे। we are finishing this session because we have less than 1 minute and we are beginning another session Sure. concerning Avyakt Murli, so we can discuss this thing over there also. So I think Sister Anshu will Thank you so share much. the link with you. Yes, Sure. brother. Yes, brother. Yeah. Thanks everyone for joining this session today. See you next time. Om Shanti. Thank you, sister. Thank you.